हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। न्यू कॉन्सेप्ट, नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल अकाउंट्स। जैसे हमने यहां पर लिखा नॉन इंटीग्रल, इसे हम नॉन इंटीग्रेटेड ऐसा भी कहते हैं, यानी नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। सर अकाउंट्स ये क्या कॉन्सेप्ट है? जिस तरह आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कब स्टार्ट की थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कूल लाइफ में। जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट की तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा होगा आपने अकाउंटिंग में? जर्नल एंट्रीज। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ जर्नल एंट्रीज डाली जाती हैं, फिर उनकी लेजर पोस्टिंग की जाती है एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसी तरह यहां पर भी जो हमारा ये सब्जेक्ट चल रहा है, क्या नाम है इसका? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये भी तो अकाउंटिंग है, और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो इसमें भी हमें कुछ जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह जर्नल एंट्रीज डाली जाती हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो हमें यहां पर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। इतनी बात ठीक है। हम इसे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यानी अब हमें यहां पर जर्नल एंट्रीज डालनी है। सर ये जर्नल एंट्रीज कौन सी कंपनीज को डालनी पड़ती हैं? जिन कंपनीज को भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना जरूरी है। सर किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना जरूरी है? वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। किन कंपनीज को कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना जरूरी है, वो लिखा हुआ है कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है कि कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी प्रिपेयर करना जरूरी है, लेकिन सभी कंपनीज को नहीं। जिन्हें वहां पर मेंशन किया गया है उन कंपनीज को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। तो किन कंपनीज को मेंटेन करना है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब इसमें भी हमने दो हेडिंग दी हैं, नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इनका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ध्यान से सुन लेना जरा प्लीज। कॉस्ट रिकॉर्ड्स नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इधर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इन दोनों से मतलब क्या है? अब आप ध्यान से समझना। एक तो अकाउंटिंग हो गई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा। एक हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारा ये सिलेबस चल रहा है, मैं आपको सिखाते आ रहा हूं। ध्यान से समझो जरा। जहां पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जहां पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए
सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाती हैं। सेट ऑफ बुक्स कहा मैंने, यानी कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन करती है और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन करती है। दोनों रिकॉर्ड्स के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने क्या कहा, अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए सेपरेट बुक मेंटेन की जा रही हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन की जा रही हैं, तो इस अकाउंटिंग सिस्टम को हमने नाम दिया नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, और अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में बात करें तो इधर ये रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्लस कॉस्ट रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्लस कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी अगर एक ही सेट ऑफ बुक्स में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की फाइनेंशियल एंट्रीज भी डाली जाती हैं, कॉस्टिंग से भी रिलेटेड एंट्रीज डाली जाती हैं, और एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स कंपनी मेंटेन करती है, तो अब इस अकाउंटिंग सिस्टम को नाम दिया जाता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और आप समझो, फाइनेंशियल और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट कर दिया है, एक ही सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन करके चल रहे हैं। जो भी एंट्रीज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, सेम सेट ऑफ बुक्स में हम उसकी एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस अकाउंटिंग सिस्टम को नाम देते हैं हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। यहां तक बात समझ आ रही है? अभी मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर का जो हमने नाम दिया है, जो हेडिंग लिखी है, उस पर बात कर रहा हूं। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जहां पर दोनों बुक्स सेपरेटली मेंटेन होती हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन होते हैं और कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेपरेटली मेंटेन होती हैं, तो हमने नाम दिया नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कब नाम देंगे? जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेम सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें एक और नई प्रॉब्लम है, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड, ये बात तो समझ आ गई। जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करें नॉन इंटीग्रेटेड में, अच्छा, नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? आप स्टार्टिंग से स्कूल लाइफ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं मैं सिखाऊंगा। अब स्टार्ट करने वाला हूं, किस तरह से जर्नल एंट्रीज डाली जाएंगी, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यानी नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आज तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। ये बात ठीक है? और अगर हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात करें तो एक ही सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किया जाता है। अब फाइनेंशियल की एंट्रीज भी और कॉस्टिंग की एंट्रीज भी सेम सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन की जाती है। ये कैसे बनाए जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले नॉन इंटीग्रेटेड की बात करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मेरे बताने जैसा कुछ है ही नहीं, वो तो आप स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंट बनाते हो? सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम। बिल्कुल सही बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में वो अब हम बनाने सीखेंगे, बता देता हूं। लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने सारे चैप्टर्स में हमने इसकी बातें की हैं कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल बोला मैंने, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट कर देना। मैंने कहा एबनॉर्मल आइडल टाइम है, कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देना। एबनॉर्मल
ओवर टाइम है, कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देना। कोई मटेरियल वेस्टेज हो गई है एबनॉर्मल, कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देना। अभी और भी आगे आप इस सिलेबस के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जहां पर भी कोई एबनॉर्मल लॉस की बात आएगी, हम यही डिस्कस करते रहेंगे कि कॉस्टिंग P&L में डेबिट करते रहना। इतनी बात ठीक है। तो इसमें हमने बनाया फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कॉस्टिंग में हमने बनाया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, इससे जो प्रॉफिट निकल कर आया ये फाइनेंशियल प्रॉफिट है, और इससे जो प्रॉफिट निकल के आया ये कॉस्टिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों प्रॉफिट इक्वल होंगे? दो अलग अलग बुक्स मेंटेन की जा रही हैं, फाइनेंशियल बुक्स, कॉस्टिंग बुक्स, दोनों से दो प्रॉफिट निकल कर आए। क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हमने P&L अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाला, जैसा आज तक आप निकालते आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाला, हम निकालना सीखेंगे। और आपने कॉस्ट शीट अगर पढ़ ली है इससे पहले तो आपको पता चल भी गया होगा, कॉस्ट शीट में भी प्रॉफिट ही तो निकलता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो मैंने क्या कहा कि फाइनेंशियल प्रॉफिट और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या दोनों सेम आएंगे? अब आप समझो, जब हमने ये सिलेबस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट क्या है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंडिचर्स आप सारे डेबिट करते आते हैं, क्या वो सब कॉस्ट होती हैं? क्या वो कॉस्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाती हैं? नहीं। कितने सारे एग्जाम्पल वहां पर हमने डिस्कस किए होंगे। जैसे हमने कहा था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जैसे हमने वहां पर कहा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप सोचिए जरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस P&L में डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स P&L में डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? क्या ये कॉस्ट भी है? कॉस्ट में तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमने यहां पर सीख लिए हैं, अभी तक तो कहीं पर हमने कोई बात ही नहीं की इनकम टैक्स की या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। अब आप सोचिए, P&L में कुछ ऐसे खर्चे भी डाले जा रहे हैं जो कॉस्टिंग में डाले ही नहीं जाते, तो इन दोनों रिकॉर्ड से प्रॉफिट सेम आ भी कैसे सकता है? बात समझ आ रही है? यानी ये दोनों प्रॉफिट अनइक्वल होते हैं, यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट और ये कॉस्ट रिकॉर्ड से आने वाला प्रॉफिट ये इक्वल नहीं होते हैं। और क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट इक्वल नहीं होते हैं तो इन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल भी करना होता है। यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको निकालकर दे दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सर ने, कॉस्टिंग का प्रॉफिट आपको निकालकर मैं दे दूंगा, उनका प्रॉफिट अलग आ रहा है, हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड से प्रॉफिट अलग आ रहा है। अब दो अलग अलग प्रॉफिट निकल गए तो इन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करने की जिम्मेदारी, इन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये फाइनेंशियल अकाउंट वाले सर को नहीं, हमें दे दी गई। यानी अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट डिफरेंट हैं तो ये दोनों प्रॉफिट रिकंसाइल करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म नहीं मानी गई, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में डाल दिया गया, कॉस्टिंग में डाल दिया गया। अगर ये रिकंसिलेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले सर पढ़ाते। ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इनका प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है तो इसे रिकंसाइल भी कॉस्ट अकाउंटेंट करके दिखाएगा। तो ये रिकंसिलेशन का जिम्मा भी हमारा है, यानी एक चैप्टर फिर हमें इसका भी करना है। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में दोनों तरह की बुक्स सेपरेटली मेंटेन की जाती हैं, दो अलग अलग प्रॉफिट आते हैं, इन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करना भी हमारी यानी कॉस्ट अकाउंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे और वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। क्या लिया मैंने चैप्टर का नाम?
रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। और रिकंसिलेशन की बात ही तब आएगी जब दोनों प्रॉफिट डिफरेंट होंगे। और दोनों प्रॉफिट डिफरेंट कब होंगे? जब दोनों रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन होंगे। और दोनों रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन कब होंगे? जब हम फॉलो करेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ध्यान रहेगी ये बात। इधर देखो जरा, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने कहा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को एक ही बुक्स में मेंटेन करना है। और अगर एक ही बुक्स में मेंटेन करना है तो अब एक ही प्रॉफिट निकलेगा। अब कोई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक सिंगल ही प्रॉफिट निकलेगा। और जब प्रॉफिट ही एक निकलेगा तो कोई रिकंसिलेशन की बात ही नहीं है। ध्यान रहेगी ये बात। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो एक बार और जरा ध्यान से सुनो। जितने भी चैप्टर्स में मैं आपसे ये कहते आया हूं कि एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। ओवरहेड्स के चैप्टर में भी मैंने अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। वहां पर भी मैंने आपसे कहा कि कोई भी एबनॉर्मल चीज है तो कॉस्टिंग P&L में डेबिट या क्रेडिट कर दो। अब आप सोचो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस तभी तो बनेगा जब कंपनी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करेगी। अगर कंपनी नॉन इंटीग्रेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करती है तो अब तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं। और अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनेगा तो अब एबनॉर्मल लॉस को, जो हम हर बार ये कहते आए थे कि कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देना, अब तो कॉस्टिंग P&L बन ही नहीं रहा है। अब वो सारी चीजें कॉस्टिंग P&L में ना जाकर P&L अकाउंट में आ जाएंगी, यानी इस वाले अकाउंट में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है मैंने, ध्यान से सुन लेना। यानी जहां पर भी हम हर चैप्टर में कोई भी एबनॉर्मल लॉस या कुछ भी टर्म हमें दे रखी होती थी, जहां पर भी मैंने आपसे कहा कि इसे कॉस्टिंग P&L में ले जाना, इसे कॉस्टिंग P&L में ले जाना, इसे कॉस्टिंग P&L में ले जाना, कॉस्टिंग P&L में तभी तो ले जाना जब कॉस्टिंग P&L अकाउंट बना हो। वो तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनता है। अगर कहीं कंपनी इंटीग्रेटेड सिस्टम से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करती हो तो अब कोई कॉस्टिंग P&L बनता ही नहीं है। तो जो भी चीज हमने कॉस्टिंग P&L में डेबिट करने की बात की थी, अब वो कॉस्टिंग P&L में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी। ध्यान रहेगी ये बात। तो मैंने यहां पर एक साथ, अगर मैं ऐसा कहूं तो 3 कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए हैं। 3 कॉन्सेप्ट क्या? नॉन इंटीग्रेटेड क्या है, समझ आ गई बात। सर बुक्स सेपरेटली मेंटेन करनी है, फाइनेंशियल अलग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या है? इंटीग्रेटेड सर जहां पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को सेम सेट ऑफ बुक्स में मर्ज करके मेंटेन किया जाता है। और तीसरा मैंने कहा रिकंसिलेशन। फिर से एक बार बोल रहा हूं, रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट सिर्फ तभी बनेगा, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ तभी आएगी जब 2 प्रॉफिट अलग अलग होंगे। और 2 प्रॉफिट अलग अलग होंगे ही तब जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। यानी रिकंसिलेशन सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड के केस में ही पॉसिबल है। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कोई रिकंसिलेशन बन ही नहीं सकता। जब प्रॉफिट ही एक है तो रिकंसाइल क्या करना है। इतनी बात क्लियर है। ये जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, समझ आई ना आपको? इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। बुक निकाल लीजिए जरा प्लीज। लिखने की जगह मैंने वहां पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वहां पर पढ़ लेते हैं। अब आपका माइंड ये कह सकता है कि सर जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ ही रहे हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जरूरत ही क्या थी? क्या सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती हैं? आप सोचना और मुझे बताना। आपने मटेरियल परचेज किया, क्या एंट्री डाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? सर हमने एंट्री डाली परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अगर पेमेंट नहीं हुई है तो, और अगर पेमेंट हो गई है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये एंट्री डाली। चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपने मेटेरियल खरीदा और मेटेरियल परचेज करके वो मेटेरियल स्टोर रूम में रखा। स्टोर रूम में होल्ड किया जाता है मेटेरियल। वो मेटेरियल आपने स्टोर रूम में रखा, वो मेटेरियल स्टोर रूम में आया, क्या एंट्री डाली आपने? कोई एंट्री डाली इसकी?
वो मटेरियल आज हमने स्टोर रूम से उठाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू प्रोडक्शन में कंज्यूम करने के लिए क्या एंट्री डाली आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? आप मुझे बताइए, कोई एंट्री डाली आपने? फैक्ट्री में जो यूनिट कंप्लीट हो गई हैं वो यूनिट फैक्ट्री में अब नहीं रहेंगी, वो ट्रांसफर हो जाएंगी गोडाउन में या वेयर हाउस में। फिनिश्ड गुड्स जो कंप्लीट हो गया है वो फैक्ट्री से निकलकर गोडाउन को मूव कर दिया गया। क्या एंट्री डाली आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? बताइए आप, कोई एंट्री डाली? सभी तरह की ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स नहीं हो पाती हैं, इसलिए वो सारी ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी अल्टीमेटली अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मूवमेंट ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट होता है। मूवमेंट मैंने कैसे कहा? मटेरियल आया, इशू हो गया, फिर फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया गया वेयर हाउस को, तो ट्रांसफर की एंट्री वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स में उनकी भी एंट्री डालना सीखेंगे। देखिए जरा, मैंने कहा बुक निकालिए, नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का चैप्टर, और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स पर आना। पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा है, नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। मैंने कहा नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड कहो या नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल कहो, बात एक ही है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आपने अभी पढ़ना है, बाकी पढ़ने का काम होमवर्क में। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। आंसर पढ़ते हैं इसका। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर केप्ट सेपरेटली। देखा आपने, पहली लाइन में ही मीनिंग क्लियर हो गया। If the cost and financial transactions are kept separately, the system is called non-integrated accounting system. The non-integrated system or cost control system seeks to recognize the movements and flows of cost within the organization. क्या जरूरत है इस अकाउंटिंग सिस्टम की? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम सीक्स टू रिकॉग्नाइज द मूवमेंट्स एंड फ्लो ऑफ कॉस्ट। ये मूवमेंट की ही तो बात की मैंने। स्टोर रूम से मटेरियल मूव हो रहा है फैक्ट्री को, फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट मूव हो रहा है वेयर हाउस को। आगे पढ़ो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लिखा है फिर, मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड का चैप्टर किया है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन का मीनिंग बताया था कि नहीं? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड को ऐड करना एब्जॉर्ब करना कहलाता है। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको एब्जॉर्ब करने की कोई एंट्री डाली थी आपने? नहीं डाली थी, यहां पर डालेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट्स एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड स्पेसिफिकली इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने से रह जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दीज कॉस्ट ट्रांजेक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसलिए ये ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। मीनिंग क्लियर हुआ आपको? बात समझ आई? ये हमने यहां पर मीनिंग पढ़ा किसका? किसका मीनिंग पढ़ा है हमने यहां पर? नॉन इंटीग्रेटेड का। और मैंने आपको साथ में इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की भी बात की है। एक काम करें, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में ही क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, जरा निकालो क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा अभी उतना ही पढ़ना है, बाकी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा जरा, क्या लिखा है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, या एक्सप्लेन ब्रीफली बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ये बेनिफिट्स आपका पढ़ने का काम होमवर्क में है, और ये ध्यान रखना थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग पढ़ते हैं पहले। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इज द नेम
given to a system of accounting whereby cost and financial accounts are kept in same set of books. पढ़ा? Cost and financial accounts are kept in same set of books. In the integrated accounting system में separate set of accounts under cost accounting and financial accounting system are not maintained. सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए. द अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड, अकाउंट्स को मर्ज किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, एंड ओनली ए सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, और सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है. क्या आपको बात समझ आ गई है? नॉन इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या है और इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या है? यह बात तो हो गई है क्लियर?